दोस्तों कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी पूरी जीवन में कभी कोई गलती ना किया हो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त रहते अपनी गलतियों को समझ जाते हैं और फिर उसे सुधार करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वह चाह करके भी सही रास्ते पर नहीं आ पाता है। और जब वह जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार आदाब, मैं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर की है। लुधियाना का एक इलाका पड़ता है सुरजीत नगर, और इसी सुरजीत नगर इलाके का रहने वाला है लोकेश कुमार। और लोकेश की पत्नी का नाम है रेखा रानी। लोकेश के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। लोकेश जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसा कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। मैं बात कर रहा हूँ 2 अप्रैल की सुबह सुबह। दरअसल हर रोज की तरह लोकेश जब अपनी ड्यूटी चला जाता है, उसके बच्चे भी जब अपने स्कूल चले जाते हैं, जब 2 घंटे का समय गुजरता है, इधर लोकेश को अपने ऑफिस गए हुए अभी 2 घंटा भी नहीं गुजरा था। तभी पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति लोकेश के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि लोकेश भाई गजब हो गया, दरअसल किसी ने तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दिया है, तुम जल्दी से आ जाओ पड़ोसी, जैसे इस तरह की बातें कहता है। यह सुनकर लोकेश भी एकदम से डर जाता है और कंपनी से छुट्टी लेकर अपने घर पर पहुंचता है। लेकिन लोकेश जब अपने घर पर पहुंचता है, तब तक वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस जब रेखा की डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उसके गले पर किसी तेज धार हथियार को चला दिया गया है। दरअसल रेखा की डेड बॉडी, जो उसके घर के अंदर ही बेड पर पड़ा हुआ था, पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस हत्या के बारे में रेखा के पति लोकेश से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारी पत्नी की कौन हत्या कर सकता है। इस पर लोकेश पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है, बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे ही पड़ोस का रहने वाला वीरेंद्र कुमार ने किया है। लोकेश जब वीरेंद्र का नाम लेता है, बगल के ही रहने वाले वीरेंद्र के घर पर पुलिस जब उससे पूछताछ करने के लिए जाती है, तो देखती है कि वीरेंद्र भी अपने बेड पर पड़ा हुआ है और छटपटा रहा था। दरअसल वीरेंद्र भी उल्टियां कर रहा था। पुलिस जब वीरेंद्र को इस स्थिति में देखती है, आनन फानन में पहले उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर जब वीरेंद्र का ट्रीटमेंट करते हैं, वीरेंद्र जब होश में आ जाता है, उसके बाद से पुलिस अब वीरेंद्र से रेखा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर वीरेंद्र भी बिना किसी शक्ति दबाव के ही पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रेखा की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन वीरेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। लोकेश, जो कि अपने माता पिता के इकलौता संतान है, लेकिन वह बेहद ही गरीब परिवार से है। लोकेश के पास खेती की मात्र कुछ ही जमीनें होती हैं। लोकेश जब जवानी के दहलीज पर कदम रखता है, उसके बाद से लोकेश के पिता उसकी शादी उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली रेखा रानी से कर देते हैं। रेखा जो देखने में खूबसूरत तो थी ही, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन लोकेश ना तो शक्ल सूरत में कुछ बेहतर होता है और ना ही पढ़ा लिखा होता है। लोकेश रेखा से शादी कर जब अपने घर लेकर आता है और जब अपनी पत्नी की खूबसूरती को देखता है, तो अपनी पत्नी का एकदम से दीवाना हो जाता है। दरअसल लोकेश को अपनी पत्नी से प्यार हो जाता है। प्यार सिर्फ लोकेश को ही नहीं होता है, बल्कि रेखा भी अपने पति को पसंद करने लगती है। उसके बाद से लोकेश अपनी ही जमीन पर खेती किसानी का काम करता है और अपनी पत्नी के साथ गुजारा करने लगता है। बेहतर तरीके से समय गुजरता है और समय के अनुसार रेखा 2 बच्चों की मां भी बन जाती है। लेकिन रेखा के दोनों बच्चे जब इस दुनिया में आ जाते हैं, उसके बाद से उसकी घर की माली हालत काफी खराब हो जाती है और इधर लोकेश के पिता और मां भी इस दुनिया को छोड़कर कर चले जाते हैं। घर की माली हालत जब ज्यादा खराब हो जाती है, एक दिन रेखा अपने पति को समझाते हुए कहती है कि अब हमारा गुजर बसर इस खेती किसानी से नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम किसी शहर में जाकर कोई नौकरी देख लो। रेखा जब अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, तो लोकेश को भी अपनी पत्नी का यह सुझाव कहीं ना कहीं पसंद आ जाता है और फिर एक नौकरी की तलाश में पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर में आ जाता है। लुधियाना शहर में आता है, शुरू में लोकेश को काफी दिक्कत होती है, लेकिन जब कुछ महीनों का समय गुजरता है,
आखिरकार लोकेश को एक बढ़िया कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जहां पर वह ठीक-ठाक पैसे कमाने लगता है। लोकेश जब ठीक-ठाक पैसे कमाने लगता है, उसके बाद से इसी सुरजीत नगर इलाके में एक किराए का कमरा ले लेता है। उसके बाद से अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को अपने पास ही बुला लेता है। पत्नी और बच्चे जब आ जाते हैं, उसके बाद से लोकेश अपने दोनों बच्चों को अपने ही इलाके के एक स्कूल में दाखिला भी करा देता है। इधर लोकेश जहां पर रहता है, उसी के बगल में रहने वाला वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 22 साल है, जो कुंवारा है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। वीरेंद्र जब पहली बार रेखा को देखता है, तो रेखा की खूबसूरती देखकर उसके तरफ देखते ही रह जाता है। दरअसल वीरेंद्र इस चीज से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि रेखा जितनी ही खूबसूरत है, उसका पति कुछ खास शक्ल सूरत वाला नहीं है। इसीलिए वीरेंद्र रेखा के नजदीक जाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वीरेंद्र रेखा से एक दो बार बातचीत करने की भी कोशिश करता है, लेकिन रेखा उसे कुछ ज्यादा भाव नहीं देती है। इसीलिए वीरेंद्र रेखा के नजदीक जाने के लिए एक प्लान बनाता है और सबसे पहले उसके पति लोकेश से दोस्ती कर लेता है। वीरेंद्र की जब लोकेश से दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से इसी दोस्ती के माध्यम से उसके घर भी आना जाना शुरू कर देता है और आखिरकार पति और पत्नी के रिश्ते में ऐसा दरार डाल देता है, जिसकी वजह से लोकेश और उसकी पत्नी के बीच में अब आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। पति और पत्नी के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, उसके बाद से दोनों के बीच में दूरियां भी बन जाती हैं। लेकिन रेखा को जैसे ही अपने पति से थोड़ी सी दूरियां बन जाती हैं, इधर वीरेंद्र इस मौके का फायदा उठा लेता है। दरअसल वीरेंद्र जब एक दिन अपनी दिल की बात रेखा से कहता है, तो रेखा भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर रेखा और वीरेंद्र के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। रेखा और वीरेंद्र के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से वीरेंद्र रेखा से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पर ही जाना शुरू कर देता है। लेकिन वीरेंद्र रेखा के घर पर तभी जाता है जब लोकेश अपनी ड्यूटी चला जाता है और उसके दोनों बच्चे अपनी स्कूल चले जाते हैं। एक दिन बात करते करते रेखा और वीरेंद्र दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार मान मर्यादा की सारी सीमाएं भी लांघ देते हैं और रेखा के घर के अंदर ही वीरेंद्र और रेखा के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। हालांकि वीरेंद्र का जब पहली बार रेखा के साथ में इस तरह का रिश्ता कायम होता है, उसके बाद से वीरेंद्र अक्सर अब रेखा के घर जाना शुरू कर देता है और बार बार इस काम को दोहराना शुरू कर देता है। हालांकि शुरू शुरू में इस बात की जानकारी लोकेश को तो नहीं मालूम चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, धीरे धीरे इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है और पड़ोसियों को जब मालूम चलता है, एक दिन इस बात की खबर लोकेश के कानों तक पहुंच जाती है। हालांकि लोकेश को जब अपनी पत्नी की करतूतों के बारे में मालूम चलता है, लोकेश ना तो अपनी पत्नी को फटकार लगाता है और ना ही उसे मारता पीटता है, बल्कि लोकेश रात्रि के बाद जब ड्यूटी से अपने घर पर पहुंचता है, अपनी पत्नी को बड़े प्यार से समझाता है। कहता है कि आस पड़ोस में मेरी काफी बदनामी हो रही है। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो अपनी गलती मान लो और वीरेंद्र को छोड़ दो। लेकिन रेखा अपने पति से झूठ बोल देती है कि पड़ोसी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा वीरेंद्र के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी लोकेश को यह पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी का वीरेंद्र के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके बाद से ना तो लोकेश अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है और ना ही उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, इधर वीरेंद्र रेखा को दीवानों की तरह चाहने लगता है। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, एक दिन वीरेंद्र जब रेखा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है, तो रेखा से कहता है कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से कहीं भाग चलते हैं और चलकर शादी कर लेते हैं। वीरेंद्र जब अपनी दिल की बात रेखा से कहता है, तो रेखा भी उसे समझाते हुए कहती है कि इस तरह का फैसला मैं जल्दबाजी में नहीं ले सकती हूँ। मुझे सोचने और समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। हालांकि वक्त तो ले लेती है, लेकिन इसके बीच भी वीरेंद्र जब भी रेखा से मिलने के लिए जाता है, रेखा उससे मुलाकात करने से इनकार नहीं करती है। पर जब 2 महीने का समय गुजरता है, एक दिन वीरेंद्र जब रेखा से मुलाकात करता है, उसे कहता है कि आज मुझे साफ साफ बता दो कि तुम मेरे साथ घर छोड़ करके भागोगी या नहीं। हालांकि घर छोड़ने की जब बात कहता है, तो रेखा भी उसे बड़े प्यार से समझाती है। कहती कि मैं अपने घर परिवार को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती हूँ। वीरेंद्र भी रेखा को काफी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशी दूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी रेखा वीरेंद्र की बातों में नहीं आती है। उस दिन तो वीरेंद्र वापस आ जाता है, लेकिन 2 अप्रैल को इधर लोकेश जब अपनी ड्यूटी चला जाता है, उसके दोनों बच्चे भी जब स्कूल चले जाते हैं, वीरेंद्र यह फैसला करके जाता है कि आज मैं रेखा से साफ साफ क्लियर कर लूंगा कि वह मेरे साथ चलेगी या फिर नहीं।
करीब 11 बजे के आसपास वीरेंद्र जब रेखा के घर पर पहुंचता है, जाकर रेखा के ऊपर दबाव डालने लगता है। इसके बावजूद भी रेखा उसे समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। बेहतर यह है कि हम दोनों के बीच में जैसा रिश्ता चल रहा है वैसे चलने दो। मैं इस रिश्ते को कभी खत्म भी नहीं करूंगी। लेकिन वीरेंद्र उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ और मैं नेहा से नहीं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे शरीर को लोकेश छुए। वीरेंद्र जब अपनी जिद पर उतर जाता है, उसके बाद से रेखा भी अपनी फाइनली फैसला सुनाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ किसी कीमत पर अपना घर परिवार नहीं छोड़ सकती हूँ। रेखा जब अपनी फाइनली फैसला सुना देती है, उसके बाद से वीरेंद्र रेखा को धमकी देने लगता है। कहता है कि अगर तुम मेरे साथ घर छोड़ करके नहीं जाओगी तो मेरे और तुम्हारे बीच में जो रिश्ता है, मैं आस पड़ोस में और सब लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बताऊंगा। वीरेंद्र जब इस तरह की धमकी देता है, इस धमकी को सुनकर के रेखा भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे धमकियों से कोई डर नहीं है जो तुम धमकी दे रहे हो। यह ऑलरेडी आस पड़ोस के लोग जानते हैं, शुक्र है मेरे पति का कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी मेरे पति ने ना तो मुझे कभी मारा पीटा है और ना ही मुझे कभी घर से निकाला है। मैं ऐसे देवता पति को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती हूँ। रेखा जब अपने पति की बड़ाई करती है, यह सुनकर वीरेंद्र के तन बदन में एकदम से आग लग जाती है। वीरेंद्र उसे धमकी देते हुए कहता है कि फिर तुमने जब मुझसे पहली बार मुलाकात किया था, उस दिन तुम मेरे पास क्या सोच करके आई थी। इसमें रेखा भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे आज भी उस गलती का काफी अफसोस है, इसीलिए मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे और तुम्हारे बीच का सारा रिश्ता भी खत्म हो गया। रेखा जब वीरेंद्र को अपने घर से निकालने की कोशिश करती है, वीरेंद्र इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही किचन में जाता है। वहां से एक तेज धार हथियार को निकाल करके लाता है और उसी हथियार से रेखा के ऊपर वार कर देता है। हालांकि पहला जब वार करता है, रेखा अपने हाथों से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसकी एक उंगली कट जाती है। रेखा अपने आप को बचाने की तमाम कोशिश करती है, लेकिन चाह करके भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती है। मैं इस प्रकार से पागल हो चुका था कि उसी हथियार से रेखा के गले पर काफी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से रेखा अपने बेड पर गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। रेखा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से वीरेंद्र उसके घर से निकलता है, सीधे अपने घर पर जाता है और अपने आप को भी खत्म करने के लिए चूहे मारने की दवा खा लेता है। पर जब दवा खाता है, उसके शरीर में काफी बेचैनियां बढ़ जाती हैं और उसे उल्टियां होने लगती हैं। लेकिन वीरेंद्र जैसे ही रेखा के घर से बाहर निकलता है, कुछ पड़ोसी उसे देख लेते हैं और जब रेखा के घर में जाते हैं, रेखा की डेड बॉडी को देखते हैं, तो इस बात की जानकारी उसके पति लोकेश को दे देते हैं। वाकई में वीरेंद्र जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस वीरेंद्र की ही तहरीर पे धारा 302 के तहत उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।